हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में साथियों हम डिस्कस करते हैं आपका सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ संभावित क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में आने की जिनकी प्रबल संभावना होती है, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डिस्कस करते हैं। चलिए अभी शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से काश्तकार का चाबुक किसने लिखी है? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, बी हेनरी डेरोजियो, सी पंडिता रमाबाई या डी ज्योतिराव फूले। तो देखिए भाई, जो काश्तकार का चाबुक रचना है ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी ज्योतिराव फूले ने। किसने भाई? महात्मा ज्योतिराव फूले ने लिखी है। इन्होंने क्या लिखी है? काश्तकार का चाबुक। और ये ही आपके सत्य शोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। सत्य शोधक, आपका जो सत्य शोधक समाज था उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों के लिए वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हुई? भाई इनमें से ऐसा कौन सा मुद्दा था जिसके लिए वयोवृद्ध जो गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु थे उनकी मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए, वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। बी, वह भारत के विभाजन का विरोध कर रहे थे। सी, वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। या डी, वह निचली जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की मांग कर रहे थे। तो देखिए भाई, जो आपके गांधीवादी श्री पोट्टी श्री रामुलु थे वो क्या कर रहे थे कि वो तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे ये। तो ये जिन्होंने जिनकी ये मांग कर रहे थे वो बाद में चल करके आपका आंध्र प्रदेश राज्य बना था, जो अब आंध्र प्रदेश है भारत का पहला आपका भाषा के आधार पर बना राज्य था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है? भाई जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए पंचायत समिति, बी जिला परिषद, सी सरपंच या डी सरकार। तो देखिए भाई, जो ग्राम पंचायत का आपका सचिव होता है, सेक्रेटरी जो होता है, उसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है आपकी सरकार करती है। कौन करती है भाई? जो राज्य सरकारें होती हैं वो ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो बोलते हैं ना वीडियो की पोस्ट निकलती है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वही होते हैं, है ना, सचिव। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत है या है? भाई जो आदर्श लोकतंत्र होता है उसमें वास्तविक शक्ति का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए संसद, बी न्यायपालिका, सी जनता या डी अभिजात वर्ग। तो देखिए भाई, जो आदर्श लोकतंत्र है उसमें वास्तविक शक्ति का स्रोत होता है आपकी जनता। क्या होती है भाई? जनता होती है। लोकतंत्र क्या होता है भाई? जनता का जनता द्वारा किया गया शासन, है ना भाई। जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन ना करके अपना प्रतिनिधि चुनती है। जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के लिए काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है, वही तो लोकतंत्र होता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया। यही जो 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी थे और योद्धा सरदार थे, उन्होंने धन और शक्ति प्राप्त कर ली थी। तो धन और शक्ति प्राप्त करके उन्होंने अपने को क्या घोषित किया था? ऑप्शन ए महासामंत, बी राजा राजदेव, सी दक्षिणपथ या डी अश्वघोष। तो देखिए भाई, उन्होंने आपको अपने आप को घोषित किया था। क्या किया था भाई? महासामंत। क्या किया था? वो उन्होंने अपने आप को महासामंत घोषित कर लिया था कि वो महासामंत कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से सबसे बेहतर व्याख्या करने वाले कथन का चुनाव करें। अब भाई इनमें से सबसे बेहतर व्याख्या कौन सा कथन करता है उसका आपको चुनना है वो कथन। ऑप्शन है आपके ए आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, बी आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, सी तापमान और आतपन व्युत्क्रमानुपाती हैं, या डी गर्मियों व सर्दियों में ध्रुवों पर समान तापमान पाया जाता है। तो देखिए भाई, इसमें सबसे बेहतर व्याख्या कथन कौन सा कर रहा है? तो वो कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या भाई? कि आतपन की मात्रा जो होती है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वो जो आतपन की मात्रा है वो घटती चली जाएगी। ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या शहरी जीविकोपार्जन के ज्यादा सुरक्षित साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा? भाई जो शहरी जीविकोपार्जन के साधन होते हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित करने में कौन उत्पन्न मदद करेगा? ऑप्शन ए रेहड़ी,
फेरी वालों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को हटाना, कि भाई जो आप रेडी फेरी वाले होते हैं उनको प्रतिबंध कर लगा देते हैं ना कि इनका प्रतिबंध है, तो उस कानून को हटाना। बी, अनियमित रोजगार और प्रकार बढ़ाना। सी, नियुक्तिकर्ता को न्यूनतम वेतन और न्यूनतम काम के घंटे निर्धारित करने की आजादी देना। या डी, स्थायी रोजगारों की संख्या कम करना। तो देखिए भाई, जीविकोपार्जन का सबसे ज्यादा सुरक्षित साधन होगा, उत्पन्न करेगा, वो करेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या भाई, कि जो रेहड़ी फेरी वाले होते हैं उनका प्रतिबंध जो लगाए हैं उन कानूनों को हटा लीजिए आप, तो उनको जो जीविकोपार्जन होता है वो अच्छे से कर पाएंगे वो लोग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरणीय और अन्य अनवीकरणीय होते हैं। इस विषय की समझ विकसित करने हेतु निम्न में से किसकी समझ होना वांछित है। भाई, ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरणीय होते हैं, कुछ अनवीकरणीय होते हैं, है ना। तो ये तो होते हैं, ये तो ठीक है होते हैं, पर इस जो कॉन्सेप्ट है, ये जो विषय है कि भाई नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं, इसकी समझ जो विकसित करना है, उस समझ को विकसित करने के लिए क्या होना वांछित है, किसकी समझ होना चाहिए इस समझ को विकसित करने के लिए। ऑप्शन ए, कोयले का निष्कर्षण। बी, ऊर्जा संरक्षण। सी, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। या डी, प्राकृतिक चक्र। तो देखिए, उसके लिए आपको समझ होनी चाहिए किसकी भाई, प्राकृतिक चक्र की। जो प्रकृति चक्र चलता है उसकी आपको समझ होनी चाहिए, तभी आप नवीकरणीय और अनवीकरणीय को समझ पाएंगे कि ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्यों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नौका दौड़ भारत के किस त्योहार से जुड़ा है। भाई, जो नौका दौड़ होती है, नावों की दौड़ लगाते हैं, वो भारत के कौन से राज्य को, मतलब किस त्योहार से जुड़ी है। ऑप्शन ए, पोंगल। बी, ओणम। सी, हम्पी। या डी, उगाड़ी। तो देखिए भाई, वो जुड़ी है आपकी ओणम त्योहार से। किससे भाई, ओणम से। जो ओणम त्योहार होता है उस त्योहार में ये लोग क्या करते हैं भाई, कि नौका दौड़ का आयोजन करते हैं। नौका दौड़ ओणम से जुड़ी हुई है। आपको कमेंट में बताना है कि भाई ओणम जो है वो किस राज्य का त्योहार है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। भारत की संसद में शामिल है। भाई, जो भारत की संसद होती है उसमें क्या क्या शामिल होता है। हाँ, तो ऑप्शन आपके ए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। बी, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। सी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। या डी, प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा। तो देखिए भाई, जो भारत की संसद होती है वो तीन अंगों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से भाई, सबसे ऊपर होता है आपका राष्ट्रपति, फिर होती है आपकी उच्च सदन राज्यसभा, और फिर आता है निम्न सदन लोकसभा। तो कोई भी जैसे विधेयक होता है, कोई भी कानून बनता है, तब बनता है कि भाई जैसे वो लोकसभा से पारित हो, राज्यसभा से पारित हो, और उसके बाद राष्ट्रपति के तब तक हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो ये तीनों होते हैं संसद में शामिल भारत की, राष्ट्रपति, राज्यसभा और आपका लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। भाई, जो भारतीय जनसंघ था उसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए, एम एस गोलवलकर। बी, वी डी सावरकर। सी, आचार्य कृपलानी। या डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो देखिए भाई, भारतीय जनसंघ जो था उसके संस्थापक आपके थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे भाई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। भाई, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके प्राचीनतम नगरों पर आपको परियोजना कार्य की योजना बनानी है, कि प्राचीनतम नगरों के लिए योजना, उसको बनाते समय आप छात्रों को या स्टूडेंट को आप किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन ए, गंगा घाटी। बी, नर्मदा घाटी। सी, सिंधु घाटी। या डी, ब्रह्मपुत्र घाटी। तो देखिए, आपको कहना, आप कहेंगे किसके लिए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता जो है भाई, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, बात हो रही थी क्योंकि प्राचीनतम नगरों की, जो सबसे ज्यादा प्राचीनतम नगर और जो स्थल मिले हैं वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। तो आपको क्या करना है कि आप छात्रों को कहेंगे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है इस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कीजिए आप। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 1964 में किस देश के विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया। भाई, जो 1964 में ये किस देश ने किया था कि जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव होते हैं उनको, उन पर रोक लगाई जाए, उसके लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया था। वो किस देश ने किया था। ऑप्शन ए, भारत। बी, दक्षिण अफ्रीका। सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। या डी, जर्मनी।
तो देखिए साथियों वो क्या था आपका यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1964 में ये नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया था कि जो सामाजिक भेदभाव है उस पर रोक लगाई जा सके। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, किसी एक पंजाबी शैक्षिक संस्था को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है। भाई कोई एक पंजाबी शैक्षिक संस्था है, उसको कोलकाता में, आपको पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता पड़ता है, कोलकाता शहर में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति मिल जाती है, दे दी जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकारों का अनुसरण किया जा रहा है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का, बी संवैधानिक उपचार के अधिकारों का, सी स्वतंत्रता के अधिकारों का, या डी शिक्षा के अधिकारों का। तो देखिए भाई वो अनुसरण किया जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का। किसका भाई? आपके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का अनुसरण किया जा रहा है, क्योंकि भाई वहाँ पर भी वो पंजाबी लोग रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बस सभी लोग वही बांग्ला ही बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, तो वो पंजाबी में नहीं पढ़ते। कुछ लोग होते होंगे, तो अगर सरकार परमिशन दे रही है तो वो इसी बेस पे दे रही है कि जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं इनका अनुसरण हो। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, स्थल समीर, समुद्र समीर और लू, लू जो बोलते हैं ना आपकी गर्मियों में चलती हैं कि लू लू चल रही हैं, तो वो कौन सी पवनें होती हैं? ऑप्शन ए मौसमी पवनें, बी ग्राह्य पवनें, सी स्थानीय पवनें, या डी स्थायी पवनें। तो देखिए भाई वो होती हैं आपकी स्थानीय पवनें। क्या होती हैं भाई? स्थानीय पवनें होती हैं। स्थल समीर, समुद्र समीर और लू जो होती हैं स्थानीय पवनें कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का दायित्व भी है? भाई इनमें से ऐसा कौन सा है जो राज्य सरकार का भी दायित्व है? केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी दायित्व है। ऑप्शन ए रक्षा, बी विदेशी मामले, सी शिक्षा, या डी बंदरगाह है। तो देखिए भाई राज्य सरकार का जो दायित्व है इनमें से वो है आपकी शिक्षा। क्या है भाई? शिक्षा, क्योंकि जो आपकी एजुकेशन है वो आपकी समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का भाई? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची वो होती है जिस सूची में अंतर्गत जो विषय होते हैं उन पर आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, दोनों का दायित्व होता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। जबकि रक्षा है आपका केवल केंद्र बना सकती है कानून, विदेशी मामले ये भी केंद्र बना सकती है, और बंदरगाह ये भी केंद्र के अधीन आते हैं। राज्य सरकारों का लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई, आपका है समवर्ती सूची शिक्षा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अलवार संत निम्नलिखित में से किसके उपासक थे? जो अलवार संत थे वो इनमें से किसके उपासक थे? ऑप्शन ए विष्णु, बी शिव, सी शंकर, या डी कृष्ण। तो देखिए भाई जो अलवार संत थे वो आपके विष्णु के उपासक थे, जो भगवान विष्णु के उपासक थे। किसके भाई? भगवान विष्णु के उपासक थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस मूल अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है? भाई इनमें से ऐसा कौन सा मूल अधिकार है आपका, मौलिक अधिकार है कि जिसमें स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी निहित है? ऑप्शन ए जीने का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, या डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए भाई वो है आपका जीने का अधिकार। कौन सा भाई? जीने का अधिकार जो है इसमें आपका स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार भी निहित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं, अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति डैश डैश होती है। जो गल्फ स्ट्रीम धाराएं होती हैं ये गर्म जल धाराएं होती हैं, तो इनमें चलने की प्रवृत्ति कैसी होती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा की ओर, बी ध्रुवों की ओर, सी ना भूमध्य रेखा की ओर ना ध्रुवों की ओर, या डी कुछ निश्चित नहीं। भाई जो देखिए आपकी गर्म जलधाराएं होती हैं उनकी जो चलने की प्रवृत्ति होती है वो होती है ध्रुवों की ओर। कहाँ से भाई? ध्रुवों की ओर होती है, स्थल से ध्रुवों की ओर होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जलियांवाला कांड के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान का आह्वान किया? भाई जो आपका जलियांवाला कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा अभियान चलाया था? ऑप्शन ए रॉलेट सत्याग्रह, बी असहयोग आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, या डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए भाई जो आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था, वो जनरल डायर ने गोली निहत्थे हमारे भाइयों पर गोली चलाई थी, स्वतंत्रता सेनानियों पर। उसके विरुद्ध में जो महात्मा गांधी ने अभियान किया था वो किया था आपका असहयोग आंदोलन। कौन सा भाई? असहयोग आंदोलन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है।
ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।